नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद नतीजे घोषित कर दिए गए। 4 में से 3 कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जीत गए हैं, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी ने भी जीत दर्ज की है। कांग्रेस पक्ष में 127 विधायकों के वोट पड़े, 1 वोट खारिज हो गया। इस तरह तीनों उम्मीदवारों को 126 वोट मिले। रणदीप सुरजेवाला को 43 वोट, मुकुल वासनिक को 43 वोट और प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिले हैं। कांग्रेस के 108, आरएलडी के सुभाष गर्ग, सीपीएम और बीटीपी के 2-2 विधायक, 13 निर्दलियों को मिलाकर कुल 126 विधायकों का समर्थन मिला। तो जीत के बाद कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों ने खुशी जताई और कहा कि कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। साथ ही 2023 में भी कांग्रेस की जीत का वादा किया। मित्र दल के हमारे सहयोगी विधायक, इंडिपेंडेंट जीते हुए हमारे सभी विधायक एक एक करके लाख कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करने के बावजूद, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करने के बावजूद चट्टान बनकर वो कांग्रेस के साथ, अशोक गहलोत जी पूरी कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को पूरी तरह से नाकामयाब किया है। पर सुनते थे कि जादूगर हैं, पर जादू अशोक गहलोत का चल गया। जनता उन्हें संगठन यहाँ मजबूत है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शानदार इतिहास जो था राजस्थान का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपत के सहारे खरीदना चाहती थी और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। राज्यसभा का ये चुनाव, सबसे पहले हम आभारी हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, अशोक गहलोत जी के, जिन्होंने ये मौका दिया कि राज्यसभा में इस वीर भूमि की नुमाइंदगी का सौभाग्य आदरणीय मुकुल वासनिक जी को, प्रमोद जी को और मुझे प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतासरा जी के, हमारे सब कांग्रेस के विधायक साथियों के, हमारे इंडिपेंडेंट विधायक साथियों के, निर्दलीय विधायक साथियों के। वहीं बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी ने भी जीत दर्ज की। बीजेपी के 71 विधायक और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों को मिलाकर 74 वोट थे। घनश्याम तिवाड़ी को 43 वोट मिले। आभार प्रकट करते हैं। आपको अतिरिक्त 43 मत मिले, 43 पोडियम पे आपको 43 हमें इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी है और इस लिहाज से प्रथम वरीयता के यही वोट तय किए थे और उस लिहाज से आपको 43 वोट मिले हैं। और मुझे लगता है कि घनश्याम जी जैसे वरिष्ठ राजनेता का, इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन का पार्टी को भी और प्रदेश को अपर हाउस में जाने से लाभ मिलेगा। तो किसी भी राजनीतिक मायने में आपका निर्वाचन ये प्रदेश की जनता के लिए और पार्टी के लिए मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय भी है और इस लिहाज से पार्टी के सभी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, उनका मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। राज्यसभा रण में कांग्रेस खेमे के वोट तो एकजुट रहे। बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हो गई। क्रॉस वोटिंग करने वाली शोभा रानी को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है और 7 दिन में जवाब मांगा है। शोभा रानी ने बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी की जगह कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया। बीजेपी भी मान रही है कि शोभा रानी के वोट में गड़बड़ी हुई है।
ये बताया मेरी व्यक्तिगत बहुत परेशानी है। मेरे पति लंबे समय से जेल में हैं, उन पर कई प्रकार के मुकदमे बने हुए हैं, हम पर तरह तरह के दबाव हैं और उसमें कोई सहयोग होने की उनकी तरफ से हमको आशा लगती है, तो इस कारण से उन्होंने किया। लेकिन कुछ भी किया हो, पार्टी अनुशासन का विरुद्ध है, चाहे उनकी व्यक्तिगत कोई भी परेशानी हो। लेकिन दुर्भाग्य मैंने पहली बार देखा कि इस मुख्यमंत्री जी ने जिस घृणित स्थान पर गया, चंद्रकांता को केवल नोटिस इसलिए पकड़ाया, 9 तारीख को उनको वहां उपस्थित होने के लिए इसलिए कहा कि ताकि उसमें दबाव में आकर के करे, और कुछ हमारे एमएलएज को भी किसी की जमीनों के बारे में केस खोलने का प्रयास किया, किसी को किसी नोटिस देकर के उनको जो है ना दबाव में लेने का प्रयास किया। लेकिन हमारा ये पार्टी का डिसिप्लिन रहा कि हमारा सारे लोग जिनको भी परेशान करना है वो अपनी जगह एकजुट रहे, अनुशासन का परिचय दिया, और एक ने जो क्रॉस वोट किया है वो पार्टी के अधिकृत जो हमारे वहाँ एजेंट बैठे थे उन्होंने देखा है, और देखने के आधार पर उनको मैंने आज निलंबित कर दिया है और आगे का काम सदस्यता समाप्त करने का पार्टी। और खबर टोंक से है। टोंक में चलती बुलेरो में आग लग गई। महंतवास के पास बुलेरो आग का गोला बन गई। चालक की सूझबूझ से सवारियों की जान बच गई। चालक ने सभी लोगों को गाड़ी से नीचे उतारा। टोंक से कोटा की तरफ ये बुलेरो जा रही थी, तभी ये हादसा हो गया। महंतवास थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। तो आग बुझाने तक बुलेरो जलकर राख हो चुका था। इस दौरान यातायात भी प्रभावित रहा। खबर बाड़मेर से है। जिले के बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में दलित बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दलित नाबालिग बच्चे के साथ सिर्फ मारपीट ही नहीं की गई, इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने मिलकर बच्चे को यातनाएं दी। बच्चे को पंखे से लटकाकर पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित बच्चे के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शाम को 6 बजे के आसपास की घटना है ये, भीमड़ा बायतू की। यहाँ पे एक परिवार में एक नाबालिग बच्चा काम करने के लिए पिछले 5-6 दिन से जा रहा था, जिसमें बच्चों को खिलाना विलाना। ये उस परिवार ने बच्चे पे आरोप लगाया कि वो एक छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा है और उसके बाद में उसके साथ मारपीट करी। तो इस बात को लेके अभी उस नाबालिग बच्चे के साथ जो मारपीट हुई है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जो जिसने मारपीट करी मुख्य अभियुक्त उसको अभी राउंड अप कर लिया है। उधर भरतपुर में एक शख्स की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। यहां नगर थाना के गांव थून में बदमाशों की मारपीट से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए भरतपुर अलवर स्टेट हाईवे जाम कर दिया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसके चलते 2 घंटे से ज्यादा वक्त वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पाकर नगर सीकरी और कैथवाड़ा थाने से पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारी मांग पूरी होने तक जाम नहीं खोलने की बात कहने लगे। हालांकि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खोल दिया गया। खबर दौसा से है। दौसा में एक युवक ने पहले अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इस घटनाक्रम में युवक लाखन सिंह गुर्जर की मौत हो गई, जबकि लड़की की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। फायरिंग की खबर पर सलेमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को खेरडला अस्पताल पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस के मुताबिक सलेमपुर इलाके में हुई फायरिंग की घटना प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी।
पहले युवक ने युवती को गोली मारी थी और उसके बाद खुद को गोली मारी है, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि घटनाक्रम के बाद घायल युवती को लेकर परिजन घर में ही रहे और घरेलू उपचार देते रहे, लेकिन दोपहर बाद जब युवती की तबीयत बिगड़ी तो उसे महुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना सलेमपुर में पुराटन का पूरा है। सुबह इतला ये आई कि लाखन नाम का जो लड़का है उसने खुद को गोली मार के और उसकी डेथ हो गई है। वहीं कोटा यूनिवर्सिटी के बाहर आज छात्रों ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। खानपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग को लेकर छात्रों ने आज ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खानपुर में परीक्षा केंद्र नहीं होने के चलते छात्रों को भीषण गर्मी में कई किलोमीटर दूर कोटा आना पड़ रहा है, जिसके कारण छात्रों में भारी नाराजगी है। छात्रों ने आज प्रदर्शन कर नारेबाजी की और आक्रोश जताया और परीक्षा केंद्र खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया और यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। सारे वहाँ खानपुर से लेकर झालावाड़ तक, कभी कोटा तक एग्जाम देने आते हैं। इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर में रोडवेज की बस में बैठकर, और ये लोग जो एसी में बैठे इन्हें इनका दर्द नहीं पता, इसलिए ये उन्हें सेंटर नहीं देते। और वो कॉलेज वाला जो प्रिंसिपल है वो भी सेंटर नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको इस चीज़ में परेशानी होगी, हेडेक होगी, ज़्यादा परेशानी भी होती है, कभी कभी तबीयत खराब। सुविधा क्या मिलती है वहाँ से जाने के लिए? कुछ भी नहीं, बस में जाना पड़ता है। अब कभी कभी बस नहीं मिल जाए तो पेपर तो छूटता ही है ना। बस हमने अनेकों ज्ञापन दिए, अनेकों बार भूख हड़ताल की और प्रदर्शन किए, लेकिन हमें निराशा मिली। आज विश्वविद्यालय आने के बाद भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा केवल निराशा मिली है, परीक्षा केंद्र नहीं दिया जा रहा है। छात्र बहुत परेशान है। वहाँ से 60 किलोमीटर दूर पेपर देकर देने जाना बहुत बड़ा गंभीर विषय होता है। छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें होती है, वाहन से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो अगर भविष्य में परीक्षा केंद्र अभी इसी वर्ष नहीं दिया जाता है तो छात्रों के साथ में उनके अभिभावक और एक बड़े स्तर पर। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी सीएमएचओ के साथ धक्का मुक्की की गई। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पीसी दिप्पन के साथ ये धक्का मुक्की की गई है। अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई करने के लिए ये वहां पर पहुंचे हुए थे, इसी दौरान इनके साथ बदसलूकी की गई। क्लिनिक संचालक और अन्य लोगों ने इनके साथ धक्का मुक्की की है। घटना के बाद डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पीसी दिप्पन ने भागकर अपनी जान बचाई। धोरीमन्ना एसडीएम, पुलिस और सीएमएचओ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। धोरीमन्ना उपखंड के लोहारवा गांव का ये पूरा मामला है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौर जिले के आकोली नदी में बेखौफ बजरी माफिया का अवैध खेल जारी है। किसानों को जान से मारने की धमकी देकर बेखौफ बजरी माफिया नदियों को खाली करा रहे हैं। आपको बता दें कि इस नदी में जिस कंपनी को खनन के लिए लीज दी गई है उसकी अगले महीने अवधि खत्म हो रही है। इसीलिए नियम कायदों को ताक पर रखकर हर रोज हजारों ट्रकों में बजरी का दोहन करके आसपास के खेतों में बड़े बड़े बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, जिससे किसानों के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। सड़कों पर पड़ी बजरी की वजह से आए दिन दोपहिया वाहन चालक घायल हो रहे हैं। तो इस अवैध खनन को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए स्थानीय प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इन बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के साथ आत्मदाह करेंगे। आपको बता दें, आकोली नदी में पिछले 10 साल से लगातार बजरी का खनन किया जा रहा है। ऐसे में वहां पर कुछ बदमाश लोगों को पाल रखा है। अगर इन माफियाओं के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उन्हें डराया जाता है। ना इसमें पिछले साल भी ये माइनिंग का काम कर रहे थे। हमने ज्ञापन दिया, फिर काम रोक दिया। इस साल खोद दिया, कम से कम 4 किलोमीटर तक नदी को पूरी खोद करके बजरी निकाल दी है और नीचे से कंक्रीट निकाल दिए। हमारे कुएं रिचार्ज होंगे नहीं, वाटर उसके कुएं हैं वो भी रिचार्ज होंगे नहीं, किसान लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये बिल्कुल अवैध रूप से बजरी, चलो इनकी रॉयल्टी है
इनका ठेका है, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक करना ये कौन से कानून में? विगत 10 वर्षों से आकोली नदी के पास में जो हाईवे है, उस हाईवे से सटी हुई जगह से लगा के 3-4 किलोमीटर तक बहुत ही गहरी बजरी खनन कर रहे हैं। ये इतना अतिदोहन हो चुका है कि पानी, अब एक बात तो बरसात बहुत कम होती है, नदी भी कम आती है, लेकिन जब भी आती है तो अतिदोहन के कारण पूरा पानी बह के निकल जाता है। जालौर जिले की आकोली नदी में बेखौफ बजरी माफियाओं ने किसानों को धमकी देकर के लीज की आड़ में अवैध बजरी का खुला खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी नदियों को छलनी करने वाले इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाता है। इसको लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर सता रही है कि अगर इसी तरीके से बजरी का दोहन होता रहा तो जो बजरी का नदियों से खाली हो जाएगी और उसके अंदर पानी का ठहराव नहीं होगा तो भला किसानों को पीने के पानी के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। इसको लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर पहुंच करके बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि यहाँ पर बेखौफ बजरी माफिया सड़कों पर बजरी बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो है हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें, ये जो बजरी माफिया है, इन कंपनी की अगले महीने लीज खत्म हो रही है। इसी वजह से इसने स्टॉक की आड़ में आसपास के किसानों के खेतों में बड़े बड़े बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लेकिन स्थानीय खनन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इनके जवाब मांगना भी जहमत नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जालौर में बजरी माफियाओं का खुले खेल के खिलाफ स्थानीय प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। अब किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। जोधपुर से है। जोधपुर के लून थाना क्षेत्र के सर गांव में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारी संख्या में सर गांव की महिलाओं ने मटका सिर पर लिया और जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गईं। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से महिलाओं को समझाकर वापस नीचे उतारा। नाराज ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने इस बारे में कई बार जिला कलेक्टर और एसडीएम से भी बात की थी, लेकिन बावजूद इसके पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। जानकारी अनुसार इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से पानी की भारी किल्लत है और 15 दिन से एक बार पानी की सप्लाई हो रही थी, वो भी अधूरी। इसको लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। आज मैं नाडी साहब यूं करियो साफ है कि रोजी ने मैं करती हूं लगुई में बायो बहन अपन तालाब है, गोमरो तालाब है, ओपे बोरो हां इन वास्ते ओपे हैं बायो बहन आज बोन सफाई करो भगवान री आस है अपन मोटी के भगवान वराई। राज्य सरकार ने ड्यूटी पर कार्य करते हुए पूरी तरह निःशक्त या अयोग्य होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस फैसले में संशोधन चाहते हैं। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। अब ड्यूटी के दौरान अगर कोई सरकारी कर्मचारी पूर्णतः निःशक्त या अशक्त हो जाता है तो भी उस कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। अभी तक अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सेवारत कर्मचारियों के निधन होने पर ही मिलता था। इस निर्णय से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना संभव होगा। जाहिर है राज्य सरकार ने इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन कर्मचारी संगठन सरकार के इस फैसले में संशोधन चाहते हैं। ये जो 5 साल की पाबंदी जो सरकार लगा रही है, किसी में अक्षमता कोई समय देख के थोड़ी आती है कि 5 साल होंगे जब भी अक्षमता होंगी, 1 साल होगा जब भी अक्षमता होंगी। किसी के रिटायरमेंट के 6 महीने पहले, 1 महीने पहले अक्षमता आ सकती है, काम करने में असमर्थता हो सकती है, बीमारी है, हारी है, एक्सीडेंट है, ये कह के थोड़ी होते हैं। हालांकि अभी इस मामले में नियम सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उसी कर्मचारी के आश्रित को दिया जाएगा जिस कर्मचारी की सरकारी सेवा में कम से कम 5 साल का समय बचा हो। ऐसे में कर्मचारी संगठन आयु सीमा की बाध्यता को हटाने की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि दुर्घटना और बीमारी समय देखकर नहीं आती। मैं चाहता हूं कि कर्मचारी की समय सीमा में नहीं बांधे। जो भी कर्मचारी जिससे कार्य करने में असक्षम हो, उसके चाहे 50 साल हो, चाहे 55 साल हो या 59 साल हो, सभी कर्मचारियों को इसमें लाभान्वित होना चाहिए। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के उपनियम 5 में संशोधन की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य के पहले से ही सरकारी नौकरी में होने पर दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाता है, लेकिन अब समय बदल गया है। ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के नियम 5 में संशोधन किया जाना चाहिए। 1966 में जो एक नियम बना था जिसमें आश्रित अनुकंपा नियुक्ति में जिस परिवार में एक बंदा नौकरी लगा हुआ है और वहाँ पे दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं दी जाती, ऐसे में मैं चाहता हूँ कि एकल परिवार होने के कारण वहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिलती है। सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह निःशक्त या अयोग्य होने और वीआरएस लेने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के राज्य सरकार के निर्णय को कर्मचारी संगठनों ने सराहा है, लेकिन आयु की बाध्यता हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी कार्मिक विभाग के नियम सामने नहीं आए हैं, लेकिन नियम आने से पहले ही कर्मचारी संगठनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।